डियर स्टूडेंट, आप लोगों की तरफ से कुछ टॉपिक का डिमांड आ रहा है, उसके बेस पे मैं आज 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th क्लास का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन का जो भी यूनिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोर और लेस लगभग 8 to 10 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। अगर हार्मोन्स वगैरह को भी इंक्लूड कर लें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो निश्चित रूप से हर कोई तुरंत ही आंसर देता है कि टू मेंटेन द स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है, स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है। उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी एक खासियत है ये कि ये रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली वेरिएशन क्रिएट करता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली दो जेनेटिक मटेरियल मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम का इंटरमिंगलिंग होता है और उसके फलस्वरूप जो कुछ भी मिलता है उसमें एक वेरिएशन आता है। तो एक्चुअली है क्या, जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में एक यूनिक इवेंट है। वो यूनिक इवेंट क्या है कि यूनिवर्स में लाइफ है। और लाइफ का एक यूनिक इवेंट ये है कि लाइफ जहां भी है वो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। और रिप्रोडक्शन का एक यूनिक इवेंट ये होता है कि रिप्रोडक्शन अगर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा, तो वो क्या होगा, वो वेरिएशन क्रिएट करेगा। और जहां वेरिएशन होगा वहां एवोल्यूशन होगा। इसका मतलब हम जो इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे अंदर जो चेंजेस वगैरह आ रहा है, जो कुछ भी चेंजेस है आसपास के, सबका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरिएबल्स बना रहा है, हमारे अंदर वेरिएशंस हो रहा है और इवोल्यूशन हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। तो हमने ये देख लिया। इस यूनिट में दो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम ये देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या निश्चित रूप से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आखिर है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या, जो निश्चित रूप से सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। सच्चाई तो यह है कि मेल की पहचान क्या है। मेल की जो पहचान है स्पर्म है। यानी इस मेल की पहचान, जिसको हम मेल सिंबल हमने दिया है, ये मेल की पहचान ही स्पर्म है। और अगर ये स्पर्म नहीं तो मेल नहीं। इसका मतलब स्पर्म ही सब चीज है। मेल की इंपॉर्टेंस दिखाने वाला स्पर्म ही होता है। तो अगर ये स्पर्म निकाल दिया जाए, किसी भी मेल से स्पर्म बनाने की कैपेसिटी को निकाल दिया जाए, तो वो बेकार है, यूजलेस हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि मेल में स्पर्म सबसे अच्छा यूनिट माना जाता है कि ये जो स्पर्म है इसको मेंटेन करना, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को मेंटेन करते रहना, ये जरूरी होता है। तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन आखिर होता कहाँ है। तो हम जानते हैं कि ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्टिस है ये इंपॉर्टेंट है। ये टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दो चीज करता है, एक तो स्पर्म को भी प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन, एंड्रोजन में। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टेस्टिस है ये एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। तो ये आपको इतना समझ में आया कि टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और टेस्टिस रियली में हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। ये जो गोनैड्स है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आता है, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। एक्सोक्राइन के फंक्शन के बेस पे स्पर्म को प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, और एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए ये एंड्रोजेंस को सिक्रेट करता है। हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हम जानते हैं कि ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन ये होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से आउट क्यों है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है उससे डिफरेंस मेंटेन करने के लिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। और अगर इतना नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगा। और अगर बॉडी के टेम्परेचर में ही ऐसा होता तो क्या होता, अगर मान लो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता, जैसे बहुतों में होता है, एब्डोमिनल बहुतों में होता है, मतलब एलिफेंट वगैरह में, व्हेल्स वगैरह में, ये क्या होता है बॉडी के कैविटी के अंदर ही रहता है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन बीइंग्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए सुटेबल जो टेम्परेचर चाहिए वो 34 के आसपास चाहिए, 34 to 35 के आसपास होता है। तो इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। तो हमने ये देख लिया कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों आया और क्यों इसका लोकेशन है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस अल्टीमेटली किस तरीके से और कब डिसेंड होता है। तो हम यहाँ पे टेस्टिस बना देते हैं। मान लो ये टेस्टिस है, मैंने टेस्टिस बना दिया। और ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस इंग्विनल कैनल, ये क्या हुआ, इसको कहते हैं इंग्विनल कैनल। इंग्विनल कैनल से 7th मंथ में डिसेंड करता है। कहां से, एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम में, यानी डिसेंड करता है एब्डोमेन कैविटी टू स्क्रोटम में 7th मंथ में डिसेंड किया। डिसेंड किया, क्या ये जो डिसेंड करता है अचानक जंप कर जाता है? नहीं, जो डिसेंड करता है एक कॉर्ड के हेल्प से डिसेंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। यानी मैंने ये बताया कि ये जो डिसेंड कर रहा है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से डिसेंड करता है। तो हम ये देखते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड आखिर है क्या। हम ये देखते हैं कि ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म मैंने बोल दिया, ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस को ब्लड भी तो चाहिए। तो निश्चित रूप से इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा टेस्टिकुलर आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली फिर
यहाँ अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड किया तो दूसरा तो ये भी होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालने के लिए भी तो होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेस्टिकुलर वेन। और फिर उसके बाद सर्दी गर्मी का भी एहसास होना चाहिए, इसलिए होगा टेस्टिकुलर नर्व। और फिर एक होगा अल्टीमेटली जिसको हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंशिया। ये चारों मिलाकर के बनाया है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हमने ये देख लिया कि जो टेस्टिस होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से इंग्विनल कैनल के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ आ गया। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में टेस्टिकुलर आर्टरीज, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व्स और वास डिफरेंशिया होता है। अब ये जो आ गया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्लोज्ड हो जाता है, ये क्लोज्ड हो जाता है, यानी इंग्विनल कैनल क्लोज्ड हो जाता है। इंग्विनल कैनल क्लोज अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो जब इंग्विनल कैनल क्लोज नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं ये क्या, पेटेंट है। यानी पेटेंट अगर इफ इट रिमेन्स अनक्लोज्ड इट इज कॉल्ड पेटेंट इंटेस्टाइनल, मीन्स पेटेंट। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये क्लोज्ड नहीं होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये पेटेंट हो गया, अनक्लोज्ड रहेगा तो पेटेंट हो गया। और अब अगर ये पेटेंट हो जाएगा तो निश्चित रूप से इंटेस्टाइनल पार्ट इसमें आ सकता है, क्योंकि आगे तो एब्डोमिनल कैविटी है, तो इंटेस्टाइनल पार्ट आ जाएगा। और इंटेस्टाइनल पार्ट अगर इसमें आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और तब ऐसे कंडीशन में इसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया। तो यानी हमने ये देख लिया कि इंटेस्टाइनल पार्ट अगर इंग्विनल कैनल क्लोज नहीं होता है और उसमें आ जाता है तो हमने एक तरीके का हर्निया का फॉर्म देख लिया, उसको हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया। और अचानक दर्द होना शुरू होता है, डॉक्टर क्या करता है, फिर इसको सर्जरी के हेल्प से इंटेस्टाइन के पार्ट को बाहर निकाल करके फिर इसको स्टिच कर देता है और ये ठीक होता है। तो हमने ये देख लिया कि 7th मंथ में डिसेंड भी किया। अगर ये डिसेंड इनकेस नहीं करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो का मतलब ही होता है छिपा हुआ, यानी जब ये टेस्टिस 7th मंथ में डिसेंड नहीं किया, यूं समझो कि टेस्टिस बाबा नाराज हो गए और वो डिसेंड नहीं किया, तो वैसे कंडीशन में इसको हम कहते हैं, मैंने बताया इस कंडीशन में क्या कहेंगे, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। तो मैं टर्म लिख देता हूं, ऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो एक ही ओ होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा स्पेलिंग, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। अब अगर ऐसा होगा तो इसके लिए भी सर्जरी करना पड़ेगा। और तब क्या करना पड़ेगा कि सर्जरी करके और एब्डोमिनल कैविटी से फिर टेस्टिस को यहाँ लाया जाएगा। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्चिडोफिक्सी। तब हम इसको कहेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होगा इस ट्रीटमेंट को कहते हैं ऑर्चिडोफिक्सी। हमने ये देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो टेस्टिस तो आ चुका है, डिसेंड हो चुका है, सब चीज हो चुका है। अब अल्टीमेटली ये क्या ऐसे ही हैंगिंग रहेगा, क्या ऐसे ही झूलता रहेगा? नहीं, इसके लिए इसका क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसको इसके मसल्स से, इसके वाल से कनेक्ट करके रखता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्यूबर्नाकुलम। और मेसोर्चियम।
और मेसोर्चियम। तो हमने ये देख लिया कि जो गिबर्नाकुलम है या मेसोर्चियम है, ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करके रखता है। इसका जो वाल होता है, इस वाल में दो तरीके का स्पेशल मसल्स होता है, डार्टोस मसल्स और क्रेमास्टर मसल्स। तो हमने ये बताया कि इसमें दो तरीके का मसल्स है, डार्टोस मसल्स और क्रेमास्टर मसल्स। अगर मसल्स की बात करते हैं तो हमने बताया कि डार्टोस और क्रेमास्टर मसल्स। ये जो मसल्स होता है डार्टोस मसल्स, ये करता क्या है, इसके पोजीशनिंग को चेंज करता है, पोजीशन को डिटरमाइन करता है। डार्टोस मसल्स की खासियत है कि विंटर के टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अल्टीमेटली टेस्टिस या स्क्रोटम को कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक लाएगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और समर के टाइम में क्या होगा, ये रिलैक्स होगा तो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम को दूर ले जाएगा, टेस्टिस को थोड़ा दूर ले जाएगा ताकि डिफरेंस मेंटेन करे। ठीक है, तो इतना तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें दो मसल्स होते हैं। और क्रेमास्टर मसल्स क्या होता है, क्रेमास्टर मसल्स हेल्प करता है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में। ये जो क्रेमास्टर मसल्स होता है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में हेल्प करता है। और ये जो डार्टोस मसल्स होता है ये पोजीशनिंग में हेल्प करता है। हमने देख लिया कि समर का कंडीशन क्या होता है, समर के कंडीशन में, और हमने ये भी देख लिया कि विंटर के कंडीशन में क्या होता है। तो हमने ये देख लिया है कि ये आखिर क्या है। अल्टीमेटली मैं जो अभी तक समअप किया वो यही कि टेस्टिस 7th मंथ में आया, इंग्विनल कैनल के हेल्प से आया, और अल्टीमेटली स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से यहाँ आता है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ गिबर्नाकुलम या मेसोर्चियम से कनेक्ट हो जाता है। और फिर ये जो वाल होता है डार्टोस मसल्स और क्रेमास्टर मसल्स होता है। मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बताया कि जैसे इंग्विनल हर्निया क्या होता है, फिर क्रिप्टोऑर्चिडिज्म क्या होता है, फिर ऑर्चिडोफिक्सी क्या होता है। इस तरीके की बातें को हमने समझ लिया। यानी कि आप टेस्टिस के बारे में ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, वो आप जान गए। आगे की बहुत कहानी बाकी है। आगे की कहानी बाकी ये है कि हम देखेंगे कि अंदर में टेस्टिस के अंदर में कैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन बनता है, कैसे कंपार्टमेंट बनता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होता है, फिर उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अल्टीमेटली फिर एक पाथ क्रिएट करेगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो ओपन होगा ट्यूबली रेक्टी से, उसके बाद रीटे टेस्टिस, उसके बाद वो जो रीटे टेस्टिस होगा अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगा, रीटे टेस्टिस वासा इफरेंसिया एपिडिडाइमिस में जाएगा। और ये ही जो एपिडिडाइमिस होता है यहीं पे स्पर्म टेम्पररी स्टोर होता है, न्यूट्रिशन लेता है, मैच्योर होता है। और फिर वहां से एपिडिडाइमिस का जो 3 पार्ट होता है, कैपट, कॉर्पस और कौडा, तो कौडा के पार्ट से जो निकलता है उसको वासा डिफरेंसिया बोलते हैं। और वो वासा डिफरेंसिया अल्टीमेटली जाएगा और यूरेटर के साथ हुक बना करके नीचे डिसेंड होगा, और एक साइड से सेमाइनल वेसिकल्स आएगा। सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन भी इसमें आएगा। तो जैसे ही वासा डिफरेंसिया और सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट आकर के मिल जाता है तो उसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। और इजैकुलेटरी डक्ट अल्टीमेटली क्या होगा कि पेनिस में आएगा, ओपन होगा। 2 ग्लैंड हमने देख लिया है कि एक सेमाइनल वेसिकल्स, जिस सेमाइनल वेसिकल्स से जो रिलीज होता है वो क्या क्या रिलीज होता है, फ्रुक्टोज रिलीज होता है, साइट्रिक एसिड रिलीज होता है, इनोसिटोल रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलीज होता है। वहीं अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो उससे भी कैल्शियम फॉस्फेट ये सभी रिलीज होता है। और फिर कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं तो लुब्रिकेंट वगैरह उससे रिलीज होता है। ये सभी चीजें स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसके पीएच को मेंटेन करता है। इस सभी के बारे में डिटेल कहानी बाद में हम जानेंगे। तो अभी हमने एज ए होल समअप कर दिया है। फिर आगे की कहानी ये भी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक टीएस ले लेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जब टीएस लेंगे तो वहाँ
जो मेल जर्म सेल होगा उस मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। उसके बाद आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड किस तरीके से कैसे क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। अल्टीमेटली ये जब इतना सारा चीज जान जाएंगे तब जाकर के ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। और उसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं और अक्सर इससे क्वेश्चंस आता है। लास्ट टाइम में भी क्वेश्चंस आया था स्पर्म का पाथ क्या होता है। अभी मैंने डिस्कशन आपसे किया ही है कि स्पर्म का पाथ क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। डिटेल बाद में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी। थैंक यू।